What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जिस जिंदगी को हम लोग जी रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देकर दूसरे की जिंदगी को हम लोग झांकते हैं दूसरे की जिंदगी में जाकर, और हम लोग को ये लगता है यार वो कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा है। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसी ही गलती का शिकार हैं तो आप लोगों को अपनी जिंदगी पर फोकस देना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की जिंदगी पर फोकस देकर अगर आप लोग चलेंगे ना तो कभी आप लोग खुश रह पाएंगे, नहीं कभी आप लोग प्रोडक्टिव रह पाएंगे। हमेशा दूसरों को अपने साथ में कंपेयर करते रहेंगे। आप लोग ये सोचिए कि जैसी जिंदगी आप लोग आज की डेट में जी रहे हैं, कई सारे लोगों का सपना होगा वैसी जिंदगी जीने का भी, ऐसे भी सोसाइटी में लोग होंगे। तो हमेशा जिंदगी में दो चीजें याद रखिए। एक तो कभी भी अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग जो है एक तरीके से बहुत एक गरीब सेक्शन के सोसाइटी में आ गए, आप लोगों को जिंदगी में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उस तबके को देखिए सोसाइटी में जो आप लोगों से भी नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ मेरे पास में काफी कुछ है, आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को ये लगे कि आप लोग बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो आप लोगों को घमंड होने लगा है, तो आप लोग अपने से ऊपर वाले लोगों को देखेगा, आप लोग जो है लेवल में आ जाओगे, आप लोगों को लगेगा नहीं अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसीलिए देखिए जिंदगी में ना हमेशा हर तरीके का उदाहरण आप लोगों के पास में होना चाहिए। वही कहते हैं ना कि जिंदगी में कितने भी ऊपर पहुंच जाओ पर जमीन पर पैर अपने जरूर रखने चाहिए। यानी कि जिस दिन जमीन से पैर इंसान के उठ गए, वो समझिए उस दिन वो इंसान वो वैसे ही उठ गया। जिंदगी में कभी भी वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा जिस पर उसको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि जमीन पर पैर रखकर ही इंसान जो है आप आसमान की ऊंचाइयां छू सकता है। इसका मतलब यह है कि कभी भी जिंदगी में किसी भी मुकाम पर किसी भी ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाओ, पर जिंदगी में कभी भी अपनी ग्राउंड रियलिटी मत भूलो कि कहां से निकलकर आप लोग आए। वो आप लोगों को हमेशा एक रियल पर्सन बनाए रखेगा, वरना आप लोग एक फेक पर्सन बन जाएंगे जो कि दिखावे के लिए जिंदगी जिएगा जिंदगी में। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है ला सुफिरे वोल्केनो। जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, कैरेबियन सी, ओशियाना, ईस्ट एशिया या फिर नॉर्थ यूरोप। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को इसकी पता होनी चाहिए। कई बार ये जो वोल्केनो है न्यूज में रहते हैं, तो देखिए अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के भी वोल्केनो न्यूज में थे, तो ये आप लोगों को कुछ लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के इनके बन जाते हैं। तो अगर हल्का सा भी आप लोग इनको एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और आराम से आप लोग जो क्वेश्चन को भी एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कल हमारी फैमिली मेंबर खुशबू के द्वारा यहाँ पर भी एक मेल लिखा गया कि सर मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया था 64 जो बीपीएससी में है, वो भी लेक्चर देखा करती थी। तो सबसे पहले तो पूरी एसएलवी परिवार की साइड से बधाई हो आपको। पर एक अगर कोई भी ऐसा आप लोग सिलेक्शन हुआ करे, कहीं पर भी कुछ ऐसी बात हुआ करे, तो आप लोग एक मेल जरूर लिखा करो। ठीक है, उससे ये रहता है कि देखिए अगर आप लोग मेल लिखते हैं तो कम से कम, कई बार क्या होता है कि कमेंट जो है अगर मान लीजिए कोई छूट भी जाता है तो मेल में को कम से कम एक बार नजर निकल जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो आप लोग मेल सेंड करते हैं तो फिर मैं उसको दूसरी जगह शेयर कर पाऊंगा, थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आप लोग लिखेंगे, ताकि दूसरे जो एसएलवी फैमिली मेंबर हैं वो भी उससे मोटिवेट हो सके। तो ये एक अच्छा तरीका होता है एक दूसरे को मोटिवेट करने का। और जिंदगी है ही यार ऐसी, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हमारा पर्पज ही ये होना चाहिए कि एक दूसरे को हेल्प कर कर आगे बढ़ाए, ना कि एक दूसरे का पैर खींचे। तो अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो उसको अदबद कर सब आकर कांग्रेचुलेट किया करो, और आप लोग कोशिश किया करो कि जल्दी से आपका भी नाम इसी तरीके से आए लिस्ट में और आप भी इसी तरीके से मेल लिखो। ठीक है, तो एक पर्पज था। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे तो रानी राजपूत के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए, तो काफी अच्छा लगा, डिटेल में आंसर दे रखे हैं काफी अच्छे से। तो वीडियो के एंड में फिर मैं इन आंसर को भी आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, आइए पहले एक बार यहां पर नजर डाल लेते हैं आज के जो आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। बहुत प्यारे और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर देखेंगे। और इसके बाद में यहां पर फिर वीडियो के जो एंड में फिर आप लोग को न्यूज एनालिसिस देखने को मिलेगा। आज न्यूज एनालिसिस में भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोग काफी कुछ सिखा कर जाएंगे। तो कहने का मतलब यार ये है कि काफी प्रोडक्टिव और शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है, तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय करिएगा। तो ये जो दो वीडियो हैं दोनों के टाइम फिक्स है अब आप लोग के, ये 9 बजे आती है और ये 7 बजे आती है। तो पेन और कॉपी लेकर आप लोग बैठ जाया कीजिए, जिससे कि आप लोग प्रॉपर वे में कुछ जो भी पॉइंट होते हैं आप लोगों को लगते हैं इंपॉर्टेंट, उनको नोट डाउन भी आप लोग करते चलो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर जस्ट नॉलेज के लिए सुन रहे हो तो फिर कॉपी पेन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो बैठकर बस अपना एंजॉय कीजिए। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू लेंगे आज के न्यूज़पेपर का, क्या क्या डिस्कस करना है, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। तो ये आर्टिकल एक काफी शानदार आर्टिकल आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं।
सेक्शन 66A के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का है वो अभी भी यूज किया जा रहा है, जबकि वो एक्ट जो सेक्शन है हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था 2015 में, पर आज तक हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। आखिर क्या है ये सेक्शन और किस लिए हटाया गया था, क्यों यूज करें, किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां से निकल जाते हैं क्योंकि फिर से ये केस अभी सामने आया, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी। एक प्यारा आर्टिकल बोल सकते हो यार इसको। हमारी कंट्री को हम लोगों को कभी भी चाइना के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए। चाइना एक अलग पैटर्न की कंट्री है, हमारी कंट्री एक अलग पैटर्न की कंट्री है। तो ये काफी एक प्यारा आर्टिकल लगा पर्सनली मुझे। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपेयर करके दिखाया गया और हमारी कंट्री के अंदर जो राज्य हैं उनको भी आपस में कंपेयर करके दिखाया गया। तो एक अच्छा एक इंसाइट डेवलप करेगा आप लोगों की कि किस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हैं और किस तरीके से आप लोग इंटरव्यू में इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एक प्यारा आर्टिकल लगा पर्सनली, अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे क्या क्या बातें हैं, आप लोग काफी कुछ यहां पर जान पाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा जो हैती एक कंट्री है यहां पर कैरेबियन सी के अंदर में, उसके प्रेसिडेंट को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा यहां पर इसके बारे में, कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन है और एक ओवरव्यू की क्या हुआ वहां पर एग्जैक्टली, क्यों ये रीजन बना, कब ये प्रेसिडेंट, तो कुछ एक हल्का सा एक नहीं पता सा चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने अगर सीडीएस वगैरह के या फिर ईपीएफओ के जो पेपर देखो पुराने उठाकर, या फिर आप लोगों ने जैसे कि ये जो एनडीए का पेपर या फिर सीएपीएफ का पेपर, तो उनमें क्या होता है कई बार कोई ऐसा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर न्यूज में होता है तो क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी के द्वारा भी डायरेक्ट, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में भी आप लोग रख सकते हैं। ये साइड वाला आर्टिकल जो है इसके बारे में हम लोग हल्का सा एक ओवरव्यू लेंगे। बेसिकली बात ये की जा रही है, रिसेंटली अगर आप लोग बात करें, कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कोर्ट को क्रिटिसाइज किया है, कोर्ट के डिसीजन की वजह से। अभी कई सारे लॉयर भी ऐसे रहे, तो उसी को रोकने के लिए अभी यहां पर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रूल आया जो कि 25 जून को अभी पब्लिश किया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक ओवरव्यू इस आर्टिकल के बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो एक आर्टिकल है आज न्यूज एनालिसिस में, उसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें करूंगा इसके बारे में। वैसे तो लोकल इंफॉर्मेशन रहती है, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो वो हमारे काम की नहीं है। पर हाँ, एक डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक न्यूज है, उसको हम लोग जरूर देखेंगे जब न्यूज एनालिसिस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आज का डिस्कशन हमारा चलने वाला है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा और आप लोग इन चीजों को अच्छे से एंजॉय करेंगे तो ही लंबे समय तक चीजों को याद भी रख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं वो आर्टिकल, वो आप लोगों को जो देखने को मिलेगा ये है सेक्शन 66A के बारे में, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 66A है ये है क्या, आखिर क्यों न्यूज में है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो समझेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। कल एक जो है सेल्वी फैमिली मेंबर के द्वारा बोला गया कि सर कॉपी पेन लेकर बैठ गए, पर आपने बोला था 7 बजे आ जाएगा लेक्चर, एग्जैक्टली थोड़ा लेट हो गया यार। देखो मैंने ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जो लिंक है वो पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पर, बिल्कुल सही 7 बजे, पर लेकिन कई बार क्या रहता है थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले लेता है। जैसे कुछ आर्टिकल ऐसे आ जाते हैं ना, जैसे कि अफगानिस्तान वाला आर्टिकल था, ठीक है। तो क्या होता है प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग रहता है। जैसे वीडियो में ये देखता है जो यूट्यूब की कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी है, कुछ उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रखी है, किसी को भड़का तो नहीं रखा है, तो ये सारी चीजें यूट्यूब चेक करता है उसको बेसिकली एनालिसिस करके। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई आर्टिकल रहता है उस पर थोड़ा और ज्यादा टाइम लेता है कि किस तरीके से क्या क्या बातें की जा रही है, तो वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए आज की डेट में आप लोग यूट्यूब पे उठाकर किसी की भी वीडियो कहीं भी डालोगे तो तुरंत यूट्यूब पकड़ लेता है। तो इसलिए कभी कभी प्रोसेसिंग में टाइम जो है वो आर्टिकल के बेस पर ज्यादा लग जाता है, तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने 7 बजे बोला है तो वीडियो 7 बजे ही मिलेगी। लिंक 7 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। जिससे कि आप लोग जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा बहुत टाइम लेगी अगर, तो वीडियो जो पब्लिश होने में हल्का सा टाइम लग जाता है, पर लेकिन एग्जैक्टली जो प्रीमियर है उसका लिंक मैं एग्जैक्टली 7 बजे पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जो फिक्स कर रखा है वो फिक्स किया है, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आप लोग कई सारी बातें यहां पर जान पाएंगे और ये आप लोगों से इंटरव्यू भी हेल्प करेगा। इसी के साथ में ये कई तरीके से आप लोग इस आर्टिकल को देख सकते हैं, आप लोग कई सारी बातें यहां पर जानने को मिलेगी और ये वो चीजें होती हैं जो कि आप लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में समझते हैं आखिर क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले जो यहां पर आप लोग देखिए बात की जा रही है सेक्शन 66A के बारे में। सेक्शन 66A जो है यहां पर ये बेसिकली आईटी का था, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये सेक्शन था। इसके चलते ये था कि अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई कमेंट कर देते हैं, जैसे कि अगर केस में बोलूं 2012 में क्या किया गया कि यहां पर ये बेसिकली जो शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी थी तो उसके लीडर थे बाल ठाकरे जी, तो उनके खिलाफ कुछ कमेंट किया गया, ठीक है। तो उनके खिलाफ कमेंट किया गया तो उनको जो जिनके द्वारा कमेंट किया गया उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
ऐसा ही केस देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे आजम खान, उनके खिलाफ कमेंट किया गया तो उनको पुलिस पकड़कर ले गई। ऐसा ही केस देखने को मिलेगा योगी जी के खिलाफ कमेंट किया गया तो पुलिस पकड़कर ले गई। यानी कि अगर कोई भी ऑनलाइन ऐसा कोई कमेंट आप लोग करते हैं तो आईटी का ये एक्ट यूज किया जाता था 66A, और उसके तहत यहां पर पकड़कर ले जाते थे। अगर कोई भी ऐसा आप लोग इंटरनेट, मोबाइल फोन या इन सब चीजों के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे, कोई ऐसा मैसेज अगर आप लोग करते थे, और मैक्सिमम जो सजा है यहां पर 3 साल की है। यानी कि आप लोग जो है किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहां पर बोला गया था इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो इसके तहत यहां पर इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जब यहां पर कई सारे ऐसे केस हो गए तो ये बोला गया यार ये तो गलत है। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट है, और खासकर अगर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे तो पार्ट 3 में हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर जो आर्टिकल आप लोगों को 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आप लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जब तक आप लोग किसी की जो जिंदगी है उसकी जो फ्रीडम नहीं छीन रहे हैं। यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पर ऐसा थोड़ी ना कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई कमेंट कर दे तो आप लोग उठाकर ले जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलने लगा यार ये तो गलत है, आप लोग यहां पर बिल्कुल जो फ्री स्पीच है उसका हनन कर रहे हैं यहां पर ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आर्टिकल 21 के बारे में बात की गई, तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो आप तो इंसान को उसकी लाइफ जीने नहीं दे रहे हैं, आप तो बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल उसकी दांव पर लगा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि यह चीज सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस सेक्शन को हटा दिया आईटी एक्ट से और बोला कि यह सेक्शन यूज नहीं किया जाएगा, यह संविधान के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो ये जब सेक्शन हटाया गया 2015 में, तब से लेके आज तक का अगर आप लोग एक ब्यौरा देखोगे, ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टक डाउन कर दिया है, पर लेकिन आज तक भी ये सेक्शन यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। तो बोला ये गया था कि जब ये सेक्शन स्टक डाउन कर दिया तो इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग यहां पर, ये है टीके विश्वनाथन, ठीक है। तो ये कमेटी बनाई गई, बोला गया कि चलो ये सेक्शन तो हट गया, अब किस तरीके से हेट स्पीच को आप लोगों को रोकना है, उसके लिए आप लोग यहां पर कोई प्रोविजन लेकर आइए। तो इसके लिए कमेटी भी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों को याद रखना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ ली जाती है। अब कुछ बातें समझते हैं आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है। आर्टिकल में यह बोला गया कि ये सेक्शन हटाने के बाद भी 66A सेक्शन हटा दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था 6 साल पहले 2015 में। अब 2021 में भी जो पुलिस है और जो नीचे लेवल के जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में यहां पर इसको काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है। और ये अभी काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज देखने को मिली, जब यहां पर जो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL करके यहां पर ये पर्टिकुलर पिटीशन दाई गई यहां पर कोर्ट में, और जब यहां पर केस पहुंचा तो कोर्ट जो है वो हैरान रह गया कि ऐसा कैसे चल रहा है, ये आखिर क्यों कर रहे हो यार, ऐसी हरकतें क्यों की जा रही है, अभी भी आज की डेट में भी आप लोग इसको यूज कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट केस था यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2015 में, इसको केस को बोलते हैं श्रेया सिंघल, ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था यहां पर ये। तो इसके तहत यहां पर ये बोला गया था कि ये जो वेग है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कर रहे हैं सेक्शन 66A, और आज के बाद में आप लोग इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें बोली गई थी जनवरी 2019 में। अगर आप लोग बात करें यहां पर, ये फिलहाल अभी ये बोला गया कि फिलहाल अभी भी पुलिस के द्वारा इसके तहत केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, यानी कि ये हट चुका है और अभी भी पुलिस जो है इसको यूज कर रही है। इस तरीके के केस यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, और कोर्ट जो है नीचे लोअर कोर्ट जो है वो यहां पर इसके तहत रूलिंग भी दे रहे हैं, यानी कि ये प्रचलन अब तक यहां पर जो है चलता हुआ आ रहा है, अब तक इसको नहीं रोका गया है। तो ये जो जजमेंट आया, उस जजमेंट का मतलब क्या रहेगा, जिसने बोला था कि आप लोगों को इसको हटाना है यहां पर, तो इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई थी वो तो सारी धरी की धरी रह गई, उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। जबकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर अगर कोई केस चला गया और उसने डिसीजन दे दिया तो सारे लोअर कोर्ट में इंप्लीमेंट करना होता है। तो ये कैसा रवैया यहां पर चल रहा है, तो ये आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आज की डेट में भी इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर 745 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में, 11 राज्य के अंदर में, समझ रहे हैं आप लोग। 2015 में ये चीज हम लोगों ने हटा दी, इसके बाद भी 745 केस इस पर्टिकुलर मुद्दे के 11 राज्य के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर अभी इसको यूज किया जा रहा है लोगों की फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके तहत यहां पर आज की डेट में भी जो पुलिस है उसके अंदर FIR दर्ज की जा रही है, इसी के ऊपर जजमेंट आ रहे हैं, तो हर जगह इसको यूज किया जा रहा है। एक तरीके से ये कितना गलत बात है यहां पर कि लोगों का जो फ्रीडम है वो ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से हरासमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहां पर जो सिटीजन है, चलिए उन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया गया तो तुरंत पकड़कर उसको जेल में डाल देते हैं कि तुमने रूल फॉलो नहीं किया, अच्छा तुमने यहां पर ये पर्टिकुलर जो है जो रोड पे ट्रैफिक के रूल
फॉलो नहीं किया, अच्छा पेनल्टी लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, कोविड-19 के चलते आप लोगों ने ये रूल फॉलो नहीं किया, ठीक है पेनल्टी लगा देंगे। मतलब पुलिस अगर रूल फॉलो नहीं कर रही है, जुडिशरी खुद रूल फॉलो नहीं कर रही है, उसका क्या करोगे आप लोग, ये तो बता दो एक मिनट। उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? अगर यहां पर एक तरीके से अगर एक्शन लेने वाले के जो यानी कहते हैं कि अगर यहां पर न्याय देने वाला ही अगर गुनहगार बन जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये वाला मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि जनता के ऊपर तो आप लोग तुरंत सारे रूल और रेगुलेशन लगा देते हैं, आपके ऊपर कौन रूल और रेगुलेशन लगाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी अभी यहां पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको यहां पर उनके ऊपर चार्ज लगाए गए सेक्शन 50 जो है 500 के इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो यहां पर 500वां सेक्शन है उसके हिसाब से अगर बात करें तो यहां पर डिफेमेशन की बात की जाती है। डिफेमेशन में ये रहता है कि ओनली प्राइवेट कंप्लेंट की जा सकती है, पर लेकिन इसको भी यहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब यह कि जो इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता में जो सेक्शन लिखे हुए हैं कई बार आप लोग खुद देखने को मिलेगा कि पुलिस तक उसको फॉलो करती हुई नहीं आ पाई जाती है, पुलिस फॉलो नहीं कर रही है, स्टेट जो राज्य फॉलो नहीं कर रहा है, कोर्ट भी कई बार नीचे लेवल के उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इनको आप लोग को डायरेक्शन देनी पड़ेगी ताकि इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे यार आप लोग काम कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि जो रूल इंप्लीमेंट करने वाले ही लोग जो हैं रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस चीफ जो हैं, जो डायरेक्टर जो हैं, उनको सबको यहां पर जो भी ऐसा कोई जजमेंट आता है उनको सबको इसके बारे में प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए। अगर आप लोग इस तरीके से गाइडलाइन लेकर नहीं चलेंगे तो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जो भी चार्ज फ्रेम किया जाता है उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस बेस के ऊपर आप लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे जो लॉ का पार्ट है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है तो फिर आप लोग कैसे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, कैसे प्रोसिक्यूट करें और कैसे चार्ज फ्रेम करें, तो कोई मतलब नहीं रह जाता इन चीजों का। तो सुधर जाना चाहिए, यहां पर ऐसी बातें बोली गई हैं। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में जो यहां पर अब ये चीजें चल रही हैं? देखिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग कम से कम ये चीजें अवेयर रहिएगा। अगर कोई ऐसा केस आता है तो कम से कम अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो बोलना कि भाई साहब हम भी जानते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे ये लग रही है जो भी यहां पर ये पुलिस चीफ है या फिर जो भी डायरेक्टर है यहां पर ये तो सारे यूपीएससी क्लियर करके गए यहां पर ये, तो क्या इनको समझ में नहीं आ रहा है यहां पर कि ऐसा कोई जजमेंट आ चुका है? आपने तो भाई साहब सारे जजमेंट ये रटे होंगे, उस टाइम पर भी आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी, आप तो सारी चीजें जानते हैं, आप क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, खासकर आप लोगों को तो इंप्लीमेंट करना चाहिए। लोकल लेवल पर अगर कोई मान लीजिए लो लेवल का अगर रैंक का कोई पर्टिकुलर ऑफिसर है, ठीक है, जैसे कि एसआई हो गया या फिर उससे मतलब उस लेवल का या एएसआई हो गया, तो समझ में आता है कि उन्होंने इस लेवल पर चीजें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, पर लेकिन ट्रेनिंग तो उनको भी दी जाती है, सारी चीजें बताई तो उनको भी जाती है। तो कहने का मतलब यह कि इसका मतलब यह कि जानते तो सब हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बस यहां पर उसको जानबूझकर यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मुद्दा यहां पर सोचने वाला हो गया, ठीक है। इसी के चलते कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए, हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट थे, पर आज के डेट में 6 आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर बेसिकली बात करते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, तो 25 से लेकर 28 तक आता है। राइट जो कल्चर और एजुकेशनल राइट है यहां पर ये 29 से 30 के अंदर देखने को मिलेगा। और यहां पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32 में है। अब एक रह गया यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था, ये डिलीट किया गया था यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। रीजन क्या था इसका? रीजन ये था यहां पर देखिए, पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोलते हैं क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी संविधान के अंदर। फिर ये वाला जो अमेंडमेंट आया जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला गया, तो यहां पर इसके तहत फिर जो है काफी सारी चीजों को नॉर्मल किया गया यहां पर, ठीक है। तो उसके तहत जो प्रॉपर्टी वाला राइट जो है यहां पर ये हटा दिया गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाला जो राइट है ये हटाया गया, इसका इसलिए हटाया गया क्योंकि अगर प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट बन गई तो कल को अगर कहीं हाईवे निकालना है, कल को अगर कहीं पर कोई भी आप लोगों को डैम बनाना है, कल को कोई और ऐसा स्कूल बनाना है, कोई ऐसा आप लोगों को स्ट्रक्चर रोड वगैरह बनानी है, तो यहां पर तुरंत इंसान जो है वो कोर्ट में चला जाएगा क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से इसलिए निकाला गया था कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट का काम वरना नहीं हो पाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल से हटाया गया यहां पर? तो आर्टिकल 31 था यहां पर, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। आप लोग क्वेश्चन ये बताइए आज के डेट में इसको कहां पर रखा गया है, ये आप लोग बताइए, चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, जब मैंने फंडामेंटल राइट आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ाए थे, कई सारे बच्चे रेगुलर पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। और भी जो कोई रिवीजन करता है नीचे डन लिख दिया करो, जो भी रिएक्शन का आप लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पता चलता रहता है मुझे कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर को पता चलता रहना चाहिए कि स्टूडेंट कितनी पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगता रहता है मुझे भी। तो आप लोग उसके नीचे जरूर डन लिखा कीजिए, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि अच्छा ये रिवीजन आप लोग कर रहे हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल से क्या क्या सीखा, क्या लगा, आप लोग जरूर बताएगा। अब बात करते हैं कंपेयर के बारे में। देखिए, कभी भी आप लोगों भी अपने आप को किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए।
आप एक अलग पर्सनैलिटी है, वो सामने वाला कोई अलग पर्सनैलिटी है, अपने आप को अपने साथ में कंपेयर करो। इसीलिए बोला गया कि हम लोग चाइना के साथ में अपने आप को कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने आप को चाइना के साथ में कंपेयर करते रहते हैं, चाइना हमेशा अपने आप को यूएसए के साथ में कंपेयर करते रहते हैं। तो ये कंपैरिजन का जो फंडा चलता है ये सही नहीं है, तो इसको हम लोग को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो इंसान जो है वो जिस पर्टिकुलर काम को कर रहा है, वो इंसान जो है उस पर्टिकुलर काम को अपने साथ में कंपेयर करेगी, पहले दिन मैंने कैसा किया था और आज का काम मेरा कैसा गया, तो वो ज्यादा बेटर तरीका होता है कंपेयर करने का। अभी यहां पर इंडिया और चाइना को कंपेयर करने लगते हैं। अब इंडिया और चाइना को कैसे कंपेयर करोगे, हमारी कंट्री एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना एक प्रॉपर ऑटोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी का रूल चलता है, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया वो सारी चीजें उसके हिसाब से होती है। हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में तो जरा जरा सी देर में दंगे हो जाते हैं अगर कोई इस तरीके से चीजें हो जाए, ठीक है, तो वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो यही बोला गया कि अगर इन करंट मूवमेंट अगर आप लोग बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कंपेयर न करें चाइना के साथ में, वरना ये जो है एक तो अज्ञानता वाली बात होगी, आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा ये काफी खतरनाक भी होगा कि किसी ऐसी चीज के साथ में कंपेयर करना। ये अपनी अपनी जगह है यार चीजें सारी, ठीक है, इस तरीके से कैसे कंपेयर कर सकते हो कि चांद और सूरज के साथ में कंपेयर कर लो, ठीक है, तो सारे अपनी अपनी जगह पर, तो इस तरीके से यहां पर बातें बोली गई है। इंपॉर्टेंट बातें अगर आज की डेट में आप लोग देखते हैं, चाइना का जो डेवलपमेंट है वो काफी शानदार रहा, यानी कि एक तरीके से एक तरीके से बोलते हैं कि फाड़ू एक बिल्कुल टनाटन वाला, एक बहुत मस्त वाला, एक इसका यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि इसका एक डेवलपमेंट रहा। चाइना इस तरीके से डेवलप किया कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में उस तरीके से डेवलप नहीं की है पिछले 100 सालों में। रीजन क्या है, रीजन इसका यह कि चाइना की काफी फास्ट इकोनॉमी बढ़ी, काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा काम किया गया, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया, और इसी के साथ में सोशल इंडिकेटर भी काफी अच्छे इनके देखने को मिले। रीजन क्या था, रीजन ये था कि चाइना के यहां पर प्रॉपर जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से काम कर सकती है, कोई इनको रोकेगा टोकेगा नहीं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है उसी का रूल रहेगा, एक बार स्कीम बना दी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो यहां पर उनके नाम चेंज करती रहेगी। हमारी कंट्री में देखने को मिलता है कि पहले अगर कोई और गवर्नमेंट है फिर कोई और आ गई तो आती सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सारी जो स्कीम है पुराने वाली हटाकर नई वाली लाने की कोशिश करते हैं, और जो पुराने वाली को नई में चेंज नहीं कर पाते उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में आप लोगों को देखने को मिले। तो एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा यहां पर सुधारना पड़ेगा, हमारी कंट्री में भी डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं। पर लेकिन यहां पर ये बोला गया कि हम चाइना के साथ में अपने आप को कंपेयर न करें बिल्कुल भी। उसके पीछे क्या क्या बातें अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया के बारे में बात करें, अपने देश के बारे में बात करें तो 1990s में हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म आए, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि हमारी कंट्री को ओपन किया गया ताकि बाहर से कंपनी आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इंप्रेसिव ग्रोथ हमारा देखने को मिला, पर फिर भी उस ग्रोथ को आप लोग चाइना के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारी कंट्री में पुअर्टी कम तो की, हम लोगों ने गरीबी से लोग बाहर निकाले, पर लेकिन इतना नहीं जितना चाइना ने निकाले। हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा उस लेवल पर जितना चाइना के अंदर इंप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ में सोशल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर है उसमें भी हम लोग काफी पीछे रह जाते हैं अगर चाइना के साथ में कंपेयर करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या है, नॉर्मली अगर कोई कंट्री अगर बढ़ती है तो पहले उसका प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो डेवलप करता है, यानी कि जैसे खेती हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये वाला सेक्टर एक शानदार तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जब ये सेक्टर अच्छा हो जाता है तो यहां पर ये दूसरे सेक्टर में एंट्री करते हैं कि यहां से रॉ मटेरियल निकाला और फिर यहां पर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब ये सेक्टर भी आप लोगों का तैयार हो गया, फिर ये मार्केट में ले जाकर बेच दो, सर्विस सेक्टर हो गया। तो ये इस पैटर्न में कोई भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है। पर हमारी कंट्री कैसे बढ़ी है, हमारी कंट्री का प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो गया, फिर हम लोगों ने सीधा जंप कर दिया टर्सरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा गायब हो गया। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बने बनाए प्रोडक्ट बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर अपनी कंट्री में नहीं कर रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब प्रोवाइड कराने का काम ये करता है। आज के डेट में हर एक प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखा होता है। रीजन क्या है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शानदार बढ़ा, और उसकी वजह से उनकी कंट्री जो है वो काफी लार्ज स्केल पर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाई, और शानदार तरीके से वो अपनी कंट्री में आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन, पहले एक बच्चा हुआ करता था फिर दो, आज के में 3 बच्चों के लिए भी अलाउ कर दिया उन्होंने। तो इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी वो सस्टेन कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इतना शानदार उनका बढ़ा। हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट टाइम पर जो आज के डेट में एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा कोशिश की गई कि हमारी कंट्री भी ऐसा कुछ हो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, पर लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना उसको सोचा गया था। तो हमारी कंट्री में आज की डेट में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, जिसके चलते हमारी कंट्री में ग्रोथ तो होता है पर लेकिन वो ग्रोथ निकल कर आता है सर्विस सेक्टर से। वो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा सर्विस सेक्टर में, और इसकी वजह से
हमारी कंट्री में ज्यादा जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कैसे लोग काम करेंगे? जो पढ़े लिखे लोग होंगे। टीचिंग कौन करेगा? जो खुद जानता होगा। लॉयर कौन बनेगा? जिसके पास में प्रॉपर नॉलेज होगी। डॉक्टर कौन बनेगा? जो उसके डिग्री लेकर प्रॉपर नॉलेज रखता होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो जिसने पढ़ाई नहीं की वो चलकर डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है? तो वो वाली चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लेबर फोर्स काम आती है। पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या रहता है? जो यहां पर अगर बात करें तो वहां पर अगर कोई घर बनाना है तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो लगेगी वहां पर, ठीक है? इसी के साथ में आप लोग कोई और काम करना है, जैसे कि अगर बात करें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर जरूरी नहीं कि ज्यादा स्किल की आप लोगों को जरूरत पड़े, ठीक है? तो वहां पर आप लोग आराम से पर्टिकुलर अनस्किल्ड लेबर फोर्स को भी काम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसीलिए दिक्कत यहां पर देखने को मिली। तो हमारी कंट्री में अगर पहले आप लोग बात करें, जब हमारी कंट्री आजाद हुई लगभग, तो सबसे ज्यादा जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी वो थी एग्रीकल्चर की। सब खेती में काम करते थे। आज की डेट में एग्रीकल्चर तो आगे सबसे नीचे, अगर जीडीपी में रिप्रेजेंटेशन एग्रीकल्चर का देखने को मिले वो काफी कम हो गया है। सबसे ज्यादा जो बढ़ गया वो बढ़ गया सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसा था वैसा का वैसे ही चल रहा है, ठीक है? तो ये दिक्कत है हमारे देश में। तो यही मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया। तो ये हमारे देश की दिक्कत इसलिए हम लोग इसको किसी भी तरीके चाइना के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा पैटर्न ही गलत चल रहा है स्टार्टिंग से ही। हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक पार्टी है आज के डेट में, जिस तरीके से रूल किया जा रहा है हमारी कंट्री में, वो एक प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो यहां पर एक तरीके से जनता जो है वो वहां पर जनार्दन की तरीके से देखी जाती है। तो उसी के बारे में यहां पर बोला गया है। तो कहने का मतलब यह कि दोनों को कंपेयर मत करो। और इवन जो जीन ड्रेजी हैं और अमर्त्य सेन साहब जो हैं, इनके द्वारा तो यहां पर बोल दिया कि एक्चुअल में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं हम कई सारे इंडिकेटर में। आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री में हंगर इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हम लोग, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। तो कई बार जो टू मच डेमोक्रेसी अगर होती है ना, कि हर बात पे डेमोक्रेसी, कोई भी डिसीजन लेना है तो डिस्कस करके लेना है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आज की डेट में बात करें तो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी क्या हमारे लिए प्रॉब्लम है? अगर आप लोग बात करें, चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना के अंदर अगर कल को किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो सारी जमीन चाइना की गवर्नमेंट के हाथ में है। जरा सी देर में जमीन दे देती है वो किसी भी कंपनी को, भैया जाओ प्लांट लगा लो और तुरंत धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? हमारी कंट्री में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर कोई भी रिफॉर्म होता है तो जरा सी देर में इंप्लीमेंट कर देते हैं। डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट होने लगते हैं। अभी देख लो, अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग बात करो, हमारी कंट्री में लैंड एक्वाइजिशन जो एक्ट लेकर आया गया था उसके अब तक प्रोटेस्ट उसके ऊपर चल रहे थे, ठीक है? अभी जैसे कि अगर जैसे हमारी कंट्री में उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, जैसे हमारी कंट्री में 3 बिल अभी लेकर आए गए। अगर ये 3 बिल चाइना में लेकर आ जाते किसानों से रिलेटेड तो अब तक इंप्लीमेंट हो चुके होते और कोई वहां पर कुछ नहीं बोलता। पर हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेसी है, हमारी कंट्री में डिबेट और डिस्कशन के बाद में चीजें होती हैं, तो इसलिए हमारी कंट्री में चीजें मैटर करती हैं। तो गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है हमारी कंट्री में, जब यहां पर लगता है कि जनता जो है आकर सामने खड़ी हो गई है। पर ये एक ऑटोक्रेटिक शासन में पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार हमारी कंट्री में जो ग्रोथ है उसके पीछे ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी है वो कई बार हमको पीछे खींच रही है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या डेमोक्रेसी रियलिटी में पीछे खींच रही है, आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को देखिए एक मिड पाथ अपनाना चाहिए इसी जगह, बुद्ध वाला पाथ। वो कैसे होता है अभी बताएंगे यहां पर आप लोगों को। देखिए यहां पर नॉर्मली अगर बात करें तो सीधा सीधा क्या बोला गया, सीधा सीधा यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। कि हाँ, कोई अगर डेवलपमेंट का काम करना है तो डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पर लेकिन अगर चाइना के साथ में आप लोग कंपेयर कर रहे हो तो ये खतरनाक होगा। चाइना के साथ में आप लोगों को इसको कंपेयर नहीं करना है। अभी यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात वो है कि चाइना जो है, अगर देखिए चाइना के यहां पर काफी लार्ज स्केल पर एक्सेप्शनली जो वेल ऑर्गेनाइज कराया गया, डिसिप्लिन वे में काम चला, और कई बार तो इतना ज्यादा ऑथोराइजेशन चला यहां पर कि काफी ब्रूटल भी ये हो गया, ठीक है? जो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में उनके द्वारा पिछले कुछ दशक में अगर आप लोग देखें तो काफी टफ स्टेप यहां पर उठाए गए हैं। बोल दिया यहां पर कि हाँ, एक बच्चा करना है, दूसरा बच्चा होना ही नहीं है तो होना ही नहीं है, ठीक है? दो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हमारी कंट्री में ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो इसका मतलब ये कि डेमोक्रेसी पीछे खींच रही है, तो इसको आप लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बात करें कई सारी डेमोक्रेसी है, जैसे आज के में साउथ कोरिया ले लीजिए, ठीक है? जापान ले लीजिए, शानदार डेमोक्रेसी है। यूएसए ले लीजिए, वहां पर भी अच्छी डेमोक्रेसी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग डेमोक्रेसी जो है वो पीछे खींच रही है, ठीक है? हाँ, बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले कर सकती है, पर डेमोक्रेसी के ऊपर सारी चीजें मंड देना ये सही बात ही नहीं होगी यहां पर, ठीक है? अफ्रीका और वेस्ट एशिया के अंदर बात करें तो कई सारी ऐसी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है। जैसे चाइना की जैसी ऑथोरिटेरियन अगर मैं देखें तो ऐसे बहुत सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को या वेस्ट एशिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे ये मुस्लिम डोमिनेटेड जो कंट्री है, अगर बात करें वेस्ट एशिया के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ठीक है? ईरान ले लीजिए, ये ऐसी कंट्री आप लोग ले लीजिए, इनमें डेवलपमेंट कहां हो रहा है? खूब डेवलपमेंट हो रहा है क्या वहां पर? तो आप लोग देख सकते हैं ये कंट्री जो है यहां पर अगर बात करें,
इराक ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, ये कंट्री होगी तो यहां पर अथॉरिटेरियन रूल है यहां पर। और नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, वहां तो अकेला ही बंदा पूरा बल्ले बल्ले कर रहे हैं वहां पर वो, ठीक है वहां पर। तो आज की डेट में क्या बोलेंगे आप लोग इसको? तो देखिए ऐसा नहीं है, उनकी भी इकोनॉमी पिछड़ी हुई पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी पीछे खींचती है, और ऐसा नहीं है अथॉरिटेरियन जो कंट्री है वही आगे बढ़ सकती है। लैटिन अमेरिका के अंदर जो डिक्टेटरशिप है 1960s में या 1970s में, उनकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन इतनी हालत खराब होगी जिसकी कुछ हद ही नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद अपनी कंट्री को और पाकिस्तान के साथ में थोड़ा मैच कर देखोगे तो दोनों कंट्री एक साथ में आ जाती, हमारे यहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी रही तो वहां पर मिलिट्री का रूल हो गया, तो वहां पर आप लोग देख लीजिए बढ़ना तो वहां पर चाहिए था क्योंकि डेमोक्रेसी तो पीछे खींचती है उस हिसाब से, पर लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पीछे खींच रही है, पर हाँ एक तरीका होता है, जैसे मैंने बताया ना अभी यहां पर, अगर अपनी ही कंट्री में आप लोग कंपेयर करिए, हमारी कंट्री में साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अगर बात करें नॉर्थ इंडिया के राज्य जैसे हो गए, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गए, इन राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजें ढंग से नहीं चल रही है। तो सारा जो मुद्दा जो घुमा फिरा कर आता है वो है कि आप लोग कैसे चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो। मेन जो चीज रहती है वो है पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, मेन जो चीज रहती है वो है सोशल जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसी चीजें लेकर चल रहे हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेल्थ आप लोग कैसे लेकर चल रहे हो, एजुकेशन आप लोग लेकर कैसे चल रहे हो। जब हेल्थ और एजुकेशन अच्छी होगी तो तभी तो आप लोग की इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी, उसको कैसे लेकर चल रहे हो। तो इन चीजों के ऊपर आप लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, जिनको इग्नोर किया जाता है। मैक्सिमम टाइम आप लोग देखते हैं पॉलिटिकल मुद्दा मतभेद काफी ज्यादा रहते हैं, पॉलिटिक्स जो है उससे देश से ऊपर उड़ जाती है कई बार कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है, ऐसे वाली ये करेगी। तो जो मुद्दे हैं वो कुछ और है, डेमोक्रेसी का नाम देकर आप लोग चीजें नहीं बोल सकते। इस तरीके से हर तरीके के उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप लोगों को देखना है, एक तो ना तो चाइना के साथ में कंपेयर करना है, ना डेमोक्रेसी को आप लोगों को ब्लेम करना है, क्योंकि आप लोगों के सामने हर तरीके के उदाहरण है। अपने देश के अंदर भी आप लोगों को उदाहरण बता दिए कि हमारी कंट्री में साउथ इंडिया के राज्य क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया के राज्य क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो सारे राज्य एक जैसा परफॉर्म करना चाहिए था। तो सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन के बारे में। अब ये क्लास को आप लोग ले लीजिए, ये क्लास में लेकर आ रहा हूं, सब बच्चे यहां पर देख रहे हैं, इस क्लास को लगभग 35 से 40 हजार लोग देख रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं, अब कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपर क्लास देख रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बस सुन रहे हैं, बस हाँ सुन के साइड में कर दिया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके से एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद में वो नहीं है कि उसको फुल स्पीड में लगाकर वीडियो को देख लिया, उसके बाद में फिर साइड में कर दिया, कुछ ऐसे एक दिन देखा एक दिन मिस कर दिया। तो एक ही क्लास है ना, उसी तरीके सबके लिए है ना। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहा यार तुम एक पर्टिकुलर बंदे को पकड़ लेगी यार तुम्हारे लिए क्लास है बस, ठीक है कि ये तो बस इन्हीं के लिए क्लास है और किसी के लिए क्लास ही नहीं है। मैं उनको प्राइवेट में जाकर तो पढ़ा नहीं रहा हूं, सबको पढ़ा रहा हूं। अब किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए ये चीजें आप लोग खुद डिफरेंस समझ सकते हैं, यही पैटर्न आप लोग देश में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से चीजों को कंपेयर करके बताया गया कि सबके पास में सारी चीजें होती हैं, पर लेकिन वो उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी करती है यहाँ पर। तो अपने आप को किसी के साथ में आप लोगों को कंपेयर नहीं करना है। ये बेसिकली सख्त हिदायत इस पर्टिकुलर आर्टिकल में राइटर के द्वारा यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर ये हैती के बारे में। ये हैती के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है जोविन मोसी, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और जो गोली मारी गया बहुत सारी गोलियां मारी गई। इनकी वाइफ जो है वो यहाँ पर अभी रिसेंट ये अभी यहाँ पर उसमें हॉस्पिटल में बेसिकली क्या हुआ, गोलियां बरसाएगी इनके ऊपर, और यहाँ पर ये जो गोलियां बरसाएगी ये बोला जा रहा है कि आतंकवादी थे 28 के करीब यहाँ पर, जिसमें कोलंबिया के रिटायर्ड जो सोल्जर भी थे इसमें। तो इनके द्वारा प्रेसिडेंट के ऊपर जो कैपिटल है यहाँ पर इनकी, ठीक है, पोर्ट ऑफ प्रिंस, उसके अंदर जाकर यहाँ पर इनके रेजिडेंट में घुसकर प्रेसिडेंट के ऊपर गोली बरसा दी गई। तो क्या सिक्योरिटी थी, क्या था वहां पर, वो चीजें आप लोग देखते हैं। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को इनमें से अरेस्ट कर लिया गया और कई सारे यहां पर मर भी गए हैं, वो अलग बात है। पर लेकिन किसके द्वारा ये हरकतें की गई अब तक इसका कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है। ये काफी बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पर देखने को मिल रहा है हैती के अंदर। हैती की लोकेशन अगर देखिए अपनी कंट्री के कंपेयर में, तो यहां से आप लोग देखिए ये कैरेबियन कंट्री है एग्जैक्ट लोकेशन। थोड़ा सा जब जूम करके आप लोग देखोगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो कैरेबियन सी के अंदर ये कंट्री है, ये हो गया यहाँ पर हैती। यहाँ पर पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। डोमिनिका रिपब्लिक आप लोगों को पड़ोसी देश है इसका। तुर्क्स और यहाँ पर कैकोज ये एक आइलैंड है। बहामास आइलैंड का नाम आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा, तो याद रखिएगा। हैतियन अगर बात करें गौरेडे, ये इसकी करेंसी है। तो कई बार अगर आप लोग जैसे बैंकिंग की आरबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों से करेंसी वगैरह भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा चीजें, ठीक है। देखिए न्यूज़पेपर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना हुआ है, ठीक है, वो सबके लिए। तो अगर न्यूज़पेपर का डिस्कशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि हर एक एग्जाम में वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। कई सारे बच्चे पूछते रहे सर हमारा एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा क्या? न्यूज़पेपर किसी के
एग्जाम के लिए नहीं होता यार, ये सबके लिए होता है। हाँ ये अलग बात है कि मैं आप लोगों को डिटेल में यूपीएससी के लेवल पर पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब ये कि सारे नीचे के एग्जाम तो आप लोगों के वैसे ही कवर हो गए। अगर उस लेवल पर जाकर आप लोग करंट अफेयर तैयार कर रहे हो, तो अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग एक अप लेवल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, उस एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो क्या करें, तो उसके लिए तो यार और ज्यादा डेडिकेटेड डिसिप्लिन आप लोगों को करना पड़ेगा, उससे ऊपर किसकी तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो उस चीजों के लिए फिर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जब यहां पर पावर में आए, इनके द्वारा बोला गया था कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे, इकोनॉमी को सही करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे और गवर्नेंस को स्टेबलाइज करेंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, ये खुद ही करप्शन में संलिप्त हो गए, इनके द्वारा चीजों को स्टेब्लिश नहीं किया गया। तो 2017 में ये पावर में आए थे, 2022 तक का इनका रूल रहने वाला था, पर लेकिन अपोजिशन ने बोला कि नहीं ये काम नहीं ढंग से कर रहा है, उन्होंने अपनी पैरेलल में गवर्नमेंट बनाकर चलाना स्टार्ट कर दी। ऐसे ही बिल्कुल अफगानिस्तान में जैसे आप लोगों को देखने को मिला था ना, पैरेलल में गवर्नमेंट बनाकर बैठ गए थे। ठीक है, वही चक्कर यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो हतई जो है अभी जो हैती जो है यहाँ पर ये अभी अनसर्टेनिटी में पहुंच गए, यानी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल जो है प्रेसिडेंट भी यहाँ पर जो इनके प्रेसिडेंट जो है कोविड-19 के चलते उनकी डेथ हो गई थी, तो फिलहाल जो है अभी यहाँ पर अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ जो चार्ज लेना चाहिए यहां पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है यहां पर इनके जो चीफ थे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के चीफ की डेथ हुई थी यहां पर। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, और प्रेसिडेंट की अभी यहां पर डेथ हो गई है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि अभी इनकी कंट्री जो है वो क्राइसिस में आ गई है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को यहां पर आकर चार्ज लेना पड़ रहा है। नॉर्मली प्रेसिडेंट के पास में पावर थी, प्रेसिडेंट चला गया तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ जो इनके कोर्ट के हैं उनके हाथ में पावर आ गई, और इसी के चलते अब यहां पर जो पावर है वो भी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के चलते उनकी डेथ हो गई है, तो अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर आ गई है। तो शांति बनाकर रखनी है तो सीधा सीधा पर्पज ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट रखनी है तो तुरंत इलेक्शन कराइए, और इसी के साथ में जो भी बेशुमार प्रॉब्लम देश के अंदर चल रही है उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, तभी चीजें जो हैं वो नॉर्मल हो पाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करो जितनी जल्दी हो, तभी सिचुएशन जो है वो सही रहेगी। वरना जिस तरीके की कंडीशन बन गई है देश के अंदर में, ये काफी एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। ओके, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज्यादा, पर हाँ फिर भी एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। कई बार एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और नहीं तो आइलैंड के बारे में आप लोगों से पूछ ले कहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, कई बार आप लोगों से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो अगर एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में होगा तो आप लोग वहां पर उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को बोला था। नेक्स्ट यहाँ पर एक और आर्टिकल आप लोग का, मैं आप लोग को ओवरव्यू देता हूं उस आर्टिकल का। बेसिकली उसमें जो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, पर हाँ फिर भी बताता हूं कि क्या चल रहा है। देखिए अभी हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, उसी के साथ में आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया। ठीक है, दिल्ली के अंदर भी आप लोगों को यहां पर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। अभी किसानों का प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में काफी चल रहा है, तो इसको लेकर कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो लॉयर हैं, या फिर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं, उनके द्वारा कई सारे आर्टिकल लिखे गए। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी गरिमा जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। कभी यहां पर बात करें तो इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट को जो अपना काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है। तो ये वाली चीजें यहां पर देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर क्वेश्चन मार्क यहां पर उठाए गए। इवन रंजन गोगोई साहब जो है, जिनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए गए हमारी कंट्री में, अयोध्या वाला डिसीजन भी उनके द्वारा दिया गया, वो जैसे ही रिटायर हुए तुरंत उनको जो है उनको बेसिकली राज्यसभा की पोस्ट मिल गई। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात ये थी, उनके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट का केस भी लग रहा था, जो कंप्लेंट की गई थी, उनका वो केस भी दब गया। यानी कि अंदर ही अंदर जो है वो सारी चीजें खत्म हो गई, और यानी कि केस भी सारे जो थे जिसमें गवर्नमेंट पार्टी थी एक साइड में, सारे केस गवर्नमेंट के फेवर में गए। तो इसलिए पुराने जो लॉयर थे, पुराने जो जज थे, उनके द्वारा कई सारे आर्टिकल लिखे गए यहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए। तो यहां पर अभी रिसेंटली 25 जून 2021 में अमेंडमेंट किया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके द्वारा जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट के तहत यहां पर बोला गया कि कोई भी एडवोकेट यहां पर इस तरीके से, मतलब एक तरीके से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के थ्रू यहां पर बोला गया कि कोई भी इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा है उसको इस तरीके से आप लोग जो है वो यहां पर डाउन नहीं कर सकते। यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमेंट आप लोग इस तरीके से नेगेटिव नहीं कर सकते। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या बोला था, जो चीजें हो रही हैं वो सबको दिख रही है, अगर किसी ने बोल दिया तो वो गलत थोड़ी ना हो गई। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इनको रोक रहे हैं, तो आप लोग सीधा सीधा फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 19 के तहत अगर आप लोग जाएंगे तो इंसान को हक है कि वो अपनी बातें रख सकता है। वो लॉयर अपनी जगह है, जज अपनी जगह है, उससे पहले तो इंडियन सिटीजन है ना। तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन जो है वो अपना फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम जो है वो उसको यूज कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से रोकना ये सही बात नहीं है।
तो ये बात यहां पर बोली गई है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आप लोगों को क्या लगा सुन के इसके बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी आप लोग कई बार देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आइए अब यहां पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं फिलहाल जो आज का न्यूज एनालिसिस है उसके बारे में। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है यहां पर, यह है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डीलिमिटेशन कमीशन बेसिकली क्या काम करता है, देखिए हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो पॉपुलेशन के बेस पर डिवाइडेड रहती है, तो उसको जो डिवाइड करने का काम करता है डीलिमिटेशन कमीशन। जब जब हमारी कंट्री में सेंसस आता है नया, तो कोशिश ये की जाती है डीलिमिटेशन कमीशन जो है लाया जाए। तो अभी सेंसस आ रहा है 2021 का, तो उसके हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा हमारी कंट्री में, पार्लियामेंट में किस तरीके से सीट को चेंज करना है। फिलहाल जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहां पर अभी इसको नई यूनियन टेरिटरी बनाया गया है राज्य से हटाकर। तो अभी जो डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, रंजन प्रकाश देसाई। तो रिटायर्ड ये बेसिकली ये पर्सन थे यहाँ पर, जज बेसिकली, जो इनको अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पर अभी पहली बार यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा जा रहा है, सीट जो असेंबली के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। और जो पाकिस्तान के अंडर में हमारा एरिया है, पाक ऑक्युपाइड एरिया, 24 सीट उसके लिए छोड़ दी गई है। वो बेसिकली क्योंकि अभी यहाँ पर उनको हम लोग मान के चलते हैं कि उन पर इलेक्शन नहीं करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर में, तो उनको हम लोग साइड में कर देते हैं कि हाँ तब तक अपने कंट्रोल में लेंगे, तब तक हम, जब तक हम अपने कंट्रोल में लेंगे उसको, तब तक ऐसे ही रहेगा। तो अपने कंट्रोल में जब तक आता तब तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बात है बेसिकली। आगे चलते हैं, यहां पर व्हाट्सएप के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आज की डेट में कोई प्रॉपर रूल और रेगुलेशन नहीं है। आप लोगों ने अगर नैनो मैगजीन देखी होगी, तो मैंने आज ही डिस्कस किया था, आज की नैनो मैगजीन में बेसिकली जो शाम को 9 बजे आई थी, ये मैंने आप लोगों से डिटेल में पूरा एक आर्टिकल डिस्कस किया, याद होगा आप लोगों को। तो उसमें से ये मैंने कुछ पॉइंट यहां पर उठाए हैं। बेसिकली व्हाट्सएप के द्वारा ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो आईटी के रूल लाए गए हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा, 2021 के जो आईटी के रूल हैं उनको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। रीजन क्या है, देखिए वो बेसिकली रूल है, वो कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है कि पार्लियामेंट ने पास कर उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई अब तक रूल है ही नहीं है। तो व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि हमारी कंट्री में कोई रूल नहीं है, तो हम लोग, जो हमारी कंट्री में कोई एक्ट नहीं है स्टैट्यूटरी, तो हम लोग इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। पहले आप लोग एक्ट बनाइए। एक्ट कैसा, जैसे यूरोपियन अगर बात करें यूनियन के अंदर में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, इसी तरीके से यूएसए के अंदर में क्लाउड बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लैरिफाइंग लॉज, जो ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट ये बोलते हैं। यहां पर इनका मतलब है कि इनकी कंट्री के अंदर एक्ट है, कोई आकर उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं। हमारी कंट्री में भी कोशिश की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना, डेटा प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन बिल है हमारी कंट्री में लाया गया था 2018 में, पर लेकिन जो यहां पर अब तक इसको पास नहीं कराया गया। तो यहां पर बीएन श्री कृष्णा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, किरसन जो यहां पर याद रखिएगा कि किरसन साहब जो है उनको बोला गया कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अब तक इसको पास नहीं कराया गया है। इस कमेटी का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर जो न्यूज है आप लोगों के लिए, यहां पर ये बात करिए एनजीटी के बारे में। एनजीटी क्या होता है, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारी कंट्री में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूट के द्वारा, यानी कि लॉ के द्वारा पास कर हमारी कंट्री में इस बॉडी को लाया गया था। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, हमारी कंट्री जो है वो दुनिया में कौन से नंबर पर आती है जिसने एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए कोड बनाया, ये आप लोग को बताना है। समझ में आ गया कि हमारी कंट्री दुनिया में कौन से नंबर पर आती है जिसने इन्वायरमेंट के लिए कोड बनाया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनजीटी जो है, ये भी कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एनजीटी जो है वो हमारी कंट्री में संविधान के कौन से आर्टिकल से यहां पर बेसिकली एनजीटी जो है वो इंस्पिरेशन लेता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है यार, और इतनी बार आप लोगों को बता चुका हूं यार कि अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ये मत बोलना कि सर फिर नहीं पढ़ाया था, ठीक है, बहुत बार रिवीजन करा चुका हूं। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बेसिकली अभी ये बात क्या कह रहे हैं, ये बात ये कह रहे हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कई सारी आज की डेट में आप लोगों को ब्रांच देखने को मिलेगी। जैसे आज की डेट में अगर पुणे के अंदर बात करें तो वेस्ट में आप लोगों को ब्रांच देखने को मिलेगी। भोपाल के अंदर बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर सेंटर में ब्रांच है। चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर साउथ में ब्रांच है। कोलकाता के अंदर ईस्ट एरिया हो गया, तो यहां पर ब्रांच देखने को मिलेगी। मैप आप लोग एक बार देख लीजिए। बोला यह जा रहा है कि अगर बात करें तो पुणे के अंदर देखने को मिलेगी आप लोगों को एक तो ब्रांच, महाराष्ट्र के अंदर पुणे के अंदर हो गई तो इसको वेस्ट वाली ब्रांच बोल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर भोपाल के अंदर बात करें सेंटर के अंदर तो इसको सेंट्रल ब्रांच बोल रहे हैं। साउथ चेन्नई के अंदर बात करें तो इसको साउथ की ब्रांच बोल रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें कोलकाता के अंदर तो इसको ईस्ट की ब्रांच बोल रहे हैं। और बाकी जो दिल्ली के अंदर है इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल देते हैं। तो ये बोला गया कि अगर यहां पर ऐसा नहीं है कि ये सारी जो ब्रांच है उनमें इतनी पावर नहीं है, बस दिल्ली वाली ब्रांच में सारी पावर है, तो ऐसा नहीं है। तो ये बोला गया कि यहां पर अभी रिसेंटली बेसिकली
जो यहाँ पर केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में, तो कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पर्टिकुलर ब्रांच जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच है और वही सुपीरियर ब्रांच है और कोई ब्रांच जो है वो सारी ब्रांच जो है उसके अंडर आएंगी। तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इसको डिसअप्रूव कर दिया गया है कि सारी ब्रांच जो है वो अपने अपनी जगह अपना अपना लेवल रखती है, इस तरीके से आप लोग उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये बात है। इंडिया के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान को बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही है वो सही नहीं है, तो इंडिया और रशिया साथ में आ रहे हैं अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए, एक अच्छी बात है। नई मिनिस्ट्री अभी बनाई गई, कॉर्पोरेट जो मिनिस्ट्री, याद रखिएगा कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बोला गया, किसके अंडर में है, तो ये है अमित शाह जी के अंडर में, होम मिनिस्ट्री के साथ में इसको रख दिया गया है। बोला यह जा रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री आई है ये राज्य के राइट छीनेगी यहां पर, ऐसा बोला गया यहां पर। ठीक है, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग जीत कर आते हैं, मतलब दिल्ली एरिया से अगर जीत कर आते हैं तो ओलंपिक के अंदर तो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे गोल्ड वाले को, 2 करोड़ मिलेंगे ब्रोंज को और सिल्वर वाले को 1 करोड़ मिलेगा। तो अच्छा खासा, पहले कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो चीजें अब उल्टी हो चुकी हैं। ठीक है, अब पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही है, खेलोगे कूदो से बहुत अच्छी चीजें मिल जा रही है। ठीक है, तो इसलिए खेल भी साइड में रखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि इसके बारे में अगर बात करें, अभी यहां पर ये एक तरीके से ऐसा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो याद रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, जैसे अगर कोई शादी कर रहा है, शादी के बाद में किसी का डाइवोर्स हो रहा है, तो डाइवोर्स चाहे वो हिंदू की लड़की हो, चाहे मुस्लिम की लड़की हो, चाहे सिख की लड़की हो, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ उसका डाइवोर्स हो गया, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिंदू में कुछ और प्रोविजन है, मुस्लिम में कुछ और है, सिख में कुछ और है, तो वो वाली चीजें यहां पर चेंज करने की बात की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हमारे कंट्री में एक आर्टिकल था, याद रखिएगा, आर्टिकल 44, तो यूनिफॉर्म मतलब 44, तो 44 से याद रख लेना इसको। ठीक है, तो इसके तहत बोला जाता है कि चीजों को ऐसे लेकर चलना है। ठीक है, अभी दिल्ली को जो है कंटेनमेंट जोन क्या है, कहां पर येलो है, अलर्ट लेवल है, यहां पर बेसिकली अंबर हो गया, यहां पर कुछ चीजें ओपन की जा रही है, यहां पर कम ओपन की जा रही है। तो ये अभी कोविड-19 के चलते प्लान है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम का नहीं है। जहां जहां इलेक्शन हो जाते हैं वहां दिक्कत होने लगती है, तो यूपी में अभी फिलहाल वही दिक्कतें देखने को मिल रही है। आईटी रूल के तहत यहां पर बेसिकली जो हमारी कंट्री में भी लाए गए हैं उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए, हमारी कंट्री में भी इसको लेकर काफी सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, तो अभी ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो भी केस जिस भी हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं वो सबको मैं अपने अंडर लेता हूं। और ये पावर जो आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आर्टिकल 139A के तहत पावर आती है कि हाई कोर्ट के सारे केस जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां पर अभी देशद्रोह का चार्ज अगर हमारी कंट्री में लगाया जाता है तो सेक्शन 124A लगता है इंडियन पीनल कोड का। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले, कई बार आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं। तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जज जो है उनको अपने जो है दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि राजा की तरीके से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, तो सबके साथ में मिलकर काम करना है। यहां पर ये नहीं कि किसी भी ऑफिशियल को कभी भी आंख बंद कर बुला लिया, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, इसके बारे में याद होगा। ये बोलते हैं इसको यहां पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इसको रिप्लेस कर दिया गया। अभी नया डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो अभी उसको ओपन करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यही है यहां पर बेसिकली। प्रेग्नेंट वुमेन को भी दवाई दे सकते हैं, बच्चे और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए फायदेमंद है। तो ये बात यहां पर बोली गई, जो कि याद रखिएगा। बाइडेन के द्वारा बोला गया कि जो भी उनके द्वारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहां से निकाला गया है अफगानिस्तान से, वो सही है बिल्कुल। हम वहां पर नेशन बिल्डिंग में नहीं गए थे वहां पर। ठीक है, हम लोग वहां पर बस टेररिस्ट को खत्म करने गए थे और अल-कायदा को हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो हम लोग सक्सेस है वहां पर, हम लोग हार के नहीं आए, जीत कर आए वहां से, यानी कि इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट देकर ऐसा बोल सकते हैं। चाइना और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो थोड़े से टफ साइड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चाइना के जो प्रोजेक्ट को लेकर अभी श्रीलंका में देखने को मिलता है। चाइना लूटने के पॉइंट ऑफ से जाता है जहां पर भी जाता है, तो ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। अभी अगर बात करें, यहां पर यूएसए ने कई सारी चाइनीज कंपनी पर अभी प्रतिबंध और लगा दिए, कई सारे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि जिंगजियान वाला जो रीजन है चाइना का, वहां पर काफी सारी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, जो एक तरीके से वो कहते हैं कि हनन किया जाता है लोगों के राइट का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था इसका आंसर है ए, कैरेबियन सी के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनका आंसर जरूर दीजिएगा। एक फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा और बाकी एनजीटी के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया दिए थे। वैल्यू एडिड टैक्स, हर वैल्यू पर एडिड जहां तक होती रहती है उसी पर टैक्स लगता रहता था, अब उसको हटाकर जीएसटी लाया गया हमारी कंट्री में। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो काफी फायदा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आरबीआई की है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं उसको, ये याद रखिएगा। बराक ओबामा को नोबेल प्राइज 2009 में मिला। गांधी जी जो रिटर्न आए थे 1915 में आए थे हमारी कंट्री में, चंपारण सत्याग्रह फिर यहां पर देखने को मिला था। तो एक क्वेश्चन के आंसर है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद। और कैसा लगा लेक्चर ये जरूर बताया कीजिए। ठीक है, और जो ऐसे है वो मैं यहां पर पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, ऐसे जरूर लिखेगा संडे सैटरडे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।